आज आप मुझे अकेला ही देख रहे हैं। कुछ मौसम की सख्तियाँ हैं, प्रोफेसर साहब की तबीयत कुछ नासाज है, वो उन्होंने कहा कि वो 2-3 घंटों के बाद आएंगे। जो वीकली हॉरोस्कोप है उसको इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और फ़खर रहमान साहब ने समझा कि वो जवान हैं, उनकी तारीफ़ बहुत ही की जा रही थी, तो उन्होंने जो ठंडी गाजरें हैं उसका जूस पी लिया और उसकी वजह से उनका जो गला है वो ख़राब है। कल वो सारा दिन गर्म पानी पीते रहे बिकॉज ही वॉज़ वेरी कीन कि मैं ज़रूर आऊँगा इस शो में, फ़ीडबैक बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जो सख्ती है वेदर की उसने उनको इजाज़त नहीं दी और वो भी नहीं है। आज तो मैं अकेला हूँ और वैसे तो हर आदमी कहते हैं ना अंतकलेपा, बंदा अकेला ही है, कोई नहीं है ज़्यादा उसके साथ सूरत हाल। तो लेकिन हमें मौका मिलेगा, आप हमें आके कमेंट करें, कोई सवाल व जवाब का सेशन कर लेते हैं। और ख़बरें जो हैं वो सबसे पहले तो ये है कि तवील तरीन जो रात है वो हम गुजार चुके हैं और अब जो 22 दिसंबर का दिन है वो सबसे छोटा दिन है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब वो सूरज और ज़मीन आर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो एक ऐसा बनता है एंगल कि 22 दिसंबर जो है वो सबसे आप समझें कि छोटा दिन है। और रात जो है इससे पहले वो तवील तरीन रात वो तो गुजर गई और अब आज सबसे छोटा दिन है। और अल्लाह करे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारे जो मसाइल हैं ये भी इसी तरह सुकड़ के तो जल्दी ओवरकम हम कर लें तो इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल होगी। ख़बरें जो हैं आज की अखबार मैंने देखे हैं सारे और हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत जो मेन स्ट्रीम हमारी चैनल्स हैं उन पर ये ख़बरें आई हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं उनसे फॉर्म्स सारे छीने जा रहे हैं, उनके साथ सख्ती की जा रही है और ये बात तय हो चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उनको मिल रही। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कल जब वो उनसे अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि जब फील्ड ही नहीं है तो लेवल कैसे होगी। तो उसमें इवन इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनसे भी कागजात छीन लिए सबसे। लेकिन मैं ना एक ज़िक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पे अमजद खान न्याजी का। वो मुझे तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले जो हमारे एसोसिएट हैं हमाद, उन्होंने बताया कि किसी बंदे ने कॉल भी की, डॉक्टर शेर अफगन न्याजी के बेटे हैं और बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं। उनकी एक वीडियो चली थी कि उन्होंने कहा कि वो पीटीआई से और इमरान खान से सियासत से अलहदा हो रहे हैं इसलिए कि जो भी एक सिलसिला है जिसमें ज़बरदस्ती लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने बेसिकली उन्होंने सरेंडर भी किया अपने आप को और सरेंडर करने की वजह मुझे ये पता चली रऊफ़ क्लासरा साहब के कॉलम से। उन्होंने कहा कि उनकी 5 बेटियां हैं और उनको ये धमकियां दी जा रही थी कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपकी बच्चियों को और आपकी फैमिली को उठा लिया जाएगा। तो उन्होंने फिर सरेंडर किया, फिर उनकी वो वीडियो भी आई। लेकिन अब उनकी फैमिली ने ये कहा है कि वो बिल्कुल इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक़ है। ये जो डॉक्टर शेर अफगन न्याजी बड़ी एक ज़बरदस्त सियासी शख्सियत थे और पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में उनको जितना अबूर हासिल था तो ये उनके साहबजादे और पीटीआई के साथ बड़ा इनका इमरान खान साहब के साथ बड़ा ताल्लुक़, तो वो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह उनको दबाव में डाला जा रहा है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और आप देखें कि अगर आप जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, जो पॉलिटिक्स पे बिलीव करता है, जो प्रोसेस में आना चाहता है, उसको अगर आप इस तरीके से डील करेंगे तो क्या उसको आप क्या बनाएंगे। और क्या वो जो एक यहाँ पर जो पाकिस्तान में रहने वाले सियासतदान हैं, बंदे हैं, उनकी बड़ी कमिटमेंट है। उनको जो गद्दार कहना हर एक को, आज बिलावल भुट्टो का भी यही बयान है कि ये अपने मुखालिफिन को गद्दार कहना बंद करें। और कुछ लोग तो सर्टिफिकेट बांटते हैं टीवी पर बैठकर, जो ये एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर पर ये जो रिटायर्ड लोग टीवी पर तर्जमान बनते हैं आके और गुफ्तगू फरमाते हैं, उसमें वो हर दूसरे आदमी को जिसको भी चाहें उसको वो ट्रेटर बना दें और उसको वो मुहब्ब वतन बना दें। और सुहेल वड़ैच का भी कॉलम जो है वो इसी हवाले से है। सुतेला
जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये नवाज़ शरीफ पहले सुतेला था, आजकल बड़ा लाडला है, और इमरान खान पहले लाडला था, आजकल सुतेला है, और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाडले और सुतेलेपन के बीच में एक बड़ी जो फाइन लाइन है उस पर वो चल रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक रहेगा? कब तक आप लाडले और सुतेले बनाते रहेंगे? तो इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे आप आज कहें आगे कि नवाज़ शरीफ बेईमान है, कल मुझे आगे कहें कि इमरान खान बेईमान है, परसों आगे कहें कि आसिफ जरदारी बेईमान है, तो इधर एक जहन तो है ना जो ये सोचेगा कि यार कौन है बेईमान, ये किसको बेईमान कह रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं बेईमान। तो ये जो मामलात पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के हैं, ये इन मसाइल में उलझे हुए हैं। ज़ाती मफादात जो हैं वो कौमी मफादात पर हावी, और अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये पता चल रहा है जी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब एक टिकटों का रौला पड़ गया, उनकी जो है वो जी लड़ाई हो गई है। अच्छा, लड़ाई किस लिए हुई है? लड़ाई इसलिए हुई है कि सबको पता है, नज़र आ रहा है कि सिस्टम जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहा है, और आने वाला जो टाइम है एक ये परसेप्शन बन गया है कि मुस्लिम लीग नून का होगा। अब इस वजह से हर इलेक्टेबल जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना चाहता है। इसलिए नहीं कि लोग नून के साथ हैं, इसलिए नहीं कि वो नून में अवामी हमायत से इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन इसलिए कि उसको ये पता है कि नून जो है उसको उसके उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा कि वो जीत गया। अब ये सूरत हाल है जिसकी वजह से हर एक बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब हैं जनाब ये, और इन्होंने चाय ज़बरदस्त दी है आज ला के, क्योंकि हाज़िरी कुछ कम थी हमारे पास, तो इसलिए हमने वो मामला चाय का ज़रा थोड़ा देर से किया, ताख़ीर से किया। तो मैं ये कह रहा था कि हर इलेक्टेबल जो है वो नून लीग की टिकट लेना चाह रहा है ताकि इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि आने वाली हुकूमत, ये एक तासुर बना दिया गया कि नून लीग जो है वो आने वाले हुकूमत में होगी। कैप्टन सफदर ने मरीम नवाज़ का ऐलान कर दिया कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगी, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इसमें मैं एक थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को एडवांटेज ये रहा है हमेशा, और इसका सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में जिक्र भी किया है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून दो भाइयों पर मुश्तमिल जमात है, बाकी तो सारे नाम के ही हैं, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज़ शरीफ। तो उसमें नवाज़ शरीफ हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट का रोल अदा करते रहे हैं, और शहबाज शरीफ साथ होते थे फौरी तौर पर, नहीं मैं पाजी ने समझाना, और पाजी इस तरह ने, मैं, और अपने आप को उन्होंने हमेशा एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट के तौर पर ही पेश किया जो मुस्लिम लीग नून का। तो जब भी मुखालफत भी रही है तो बीच में एक जो किरदार है वो शहबाज शरीफ साहब का रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों को अपने साथ यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को दुरुस्त किया। लेकिन अभी जो खान साहब के हवाले से जो ख़बरें हैं तो वो तो ये हैं कि वो ये जो साइफर ट्रायल भी हो रहा है, तोशाखाना ट्रायल भी हो रहा है, तो उसमें वो तो बिल्कुल बैठे रहते हैं और कुर्सी पर बैठकर ही वो जज से मुखातिब होते हैं, तो पूरी तरह डटे हुए हैं। उनके किसी में लहजे में कोई नरमी नहीं आई, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई बात करना चाहें किसी से। लेकिन अब ये जो ज़ाती जो ख्वाहिशात हैं कि इमरान खान को सिस्टम से माइनस कर दिया जाए, और उसी लाइन पर कल ये आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, तोशाखाना केस का फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया गया। यही हाई कोर्ट है, यही ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब हैं जिन्होंने जज दिलावर हमायूं से जिस तरीके से फ़ैसला करवाया है, जिस तरीके से उस तमाम उन अपीलों को रोक के रखा और उनके फ़ैसले ताख़ीर से दिए, तो उसका जो एडवांटेज था वो प्रोसिक्यूशन को हुआ, और साफ नज़र आ रहा था कि ये एक वन साइडेड ट्रायल है और उसका मकसद इमरान खान को सज़ा सुनाना है सिस्टम से बाहर। अब अंसार अब्बासी भी ये कह रहे हैं कि जी अगर निकाल दिया बाहर इमरान खान को और उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो 63% जो वोटर्स हैं वो वोट डालने नहीं आएंगे। और यही वजह है
कि लोग नून लीग की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं कि आगे तो मुकाबला ही नहीं होगा उनकी दानिश में। लेकिन इमरान खान मुकाबले की पूरी ठानी हुई है। उन्होंने पीटीआई के वर्करों से कहा है कि आप जो जो बंदा चाहे वो दे दे नॉमिनेशन पेपर, और फिर हमारे पास टाइम है, उसमें हम फैसला करेंगे और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, कोई इलेक्टेबल नहीं होगा, आम वर्कर नजरियाती वर्कर जो है वो जीतेगा। ये इमरान खान साहब का फैसला है। इलेक्शन टिकट सारे वो खुद दे रहे हैं। अब उन्होंने मैकेनिज्म क्या बनाया है, किस तरीके से, उनको बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं, हल्के के लोगों का भी उन्हें पता है, एक्सरसाइज करके वो अपने आप को फिट रखे हुए हैं और इन सारे मामलात में वो पीछे नहीं हट रहे। कंप्रोमाइज वो कहते हैं मैंने नहीं करना। आइन के तहत हर शख्स, हर इदारा अपनी अपनी हदूद और कयूद में रहकर बात करे। अच्छा, अभी सारे प्रोसेस में सोशल मीडिया पर एक ये खबर चल रही है कि शायद ये कहा गया है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इलेक्शन जो हैं वो चंद दिन आगे हो सकते हैं, लेकिन मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले ही ये होंगे। अब सवाल ये है कि अगर जहाँ पर पार्लियामेंट ही नहीं है और कोई कानूनी और आईनी बात ही नहीं है, ये जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब की गवर्नमेंट आप देख लें, केपी की देख लें, मरकज़ की आप गवर्नमेंट देख लें, किसी को फ़र्क पड़ा? किसी ने कोई आइन कानून का सोचा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आइन कानून का देखा? वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने तो ये लिख दिया कि डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उमर अता बंदयाल के साथ एक अनाद था, ग्रुपिंग हुई है वहाँ पर, और वो जो जजेस इनके साथ थे, काजी फायज़ साहब के साथ, वो एक एक करके अलहदा होते गए, बयान आते गए, उनके नोट्स आते गए। काजी फायज़ साहब उस पार्लियामेंट में चले गए जहाँ पर इलेक्टेड जो लोग हैं वो थे ही नहीं, मतलब वहाँ पर वो जो लोटे थे तहरीक इंसाफ के वो बैठे हुए थे, और एक ऐसी उन्होंने पार्लियामेंट बनाई हुई थी जिसमें वो 2/3 अगर कोई रेजोल्यूशन जिसकी ज़रूरत है आइन में तरमीम की, तो वो टोटल तादाद ही नहीं थी। और यानी वो लोग थे जिन्होंने वोट बल्ले पे लिया, लॉयल्टी किसी और के साथ नहीं, और वहाँ पर काजी फायज़ साहब चले गए उनको इज्जत देने के लिए, और उसी को पार्लियामेंट 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 कहते रहे। और अब जब हकीकी पार्लियामेंट के लिए बात हो रही है तो उन्हीं लोगों के साथ मिलके जो इमरान खान को निकालने का प्रोसेस है उसका वो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि जब वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जब कोई केस नहीं लगा रहा है, तो उसके हिस्से में है। हमें तो यही लग रहा है कि उसके साथ में है, अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। और अभी 2 जनवरी को लगा ली ये पटिशन कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं या नहीं हैं, और कहा कि इलेक्शन से पहले उसका फैसला करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस ही कोई नहीं सुन रहा। तो सारा जो सिस्टम है, वो जो बहस हम चल रही है, लाडला सुतेला, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बंद कमरों में फैसले, क्या ज़रूरत है फिर ये इलेक्शन करवाने की अगर आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना? क्यों आप इतना खर्चा करवा रहे हैं? 78 अरब रुपया। और ये सारे जो खबरें लगी हुई हैं जी, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $12, कितने हैं पाकिस्तान के पैसे इनमें? और भाई 2 अरब सऊदी अरब से पकड़ लो, 2 अरब यूएई से पकड़ लो, कुछ अरब आप चाइना से पकड़ लो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हैं आप? मुझे ये बात बताएं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप उधर से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहां से आ रही है इन्वेस्टमेंट, और क्यों को लाएगा इधर इन्वेस्टमेंट? कोई किसी की इज्जत, किसी की कोई जिंदगी कोई महफूज है यहाँ पर? इस कदर लॉलेसनेस है पाकिस्तान में, दिन दिहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। मैं ये अभी आपको अखबार आपको पढ़ना शुरू कर दूं जिसमें ये कत्लो गारत और ये दूसरी खबरें हैं, फ्रॉड की खबरें हैं, तो आप इंसान परेशान हो जाता है, दम घुटने लग जाता है। लेकिन रात को आप देखें नेशनल मीडिया जो टेलीविजन है हमारे, उसमें जो खबरें, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर भी दबाव कि आपने ये चलानी है खबर, आपने ये नहीं चलानी खबर। क्या इससे हासिल होगा? और माजी में इससे क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये जो ख्वाहिशात, इसमें देखें जो बुनियादी रोल बनेगा। नवाज शरीफ साहब, आप इतनी आपकी उम्र हो गई है, क्या आप सोचते नहीं है कि मैंने इस दुनिया से भी जाना है और मैं अपनी जो लेगेसी है वो क्या छोड़ के जाऊंगा, और आगे जाके ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका क्या जवाब दूंगा? वो जो इतना कुछ हो रहा है और लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, तो उस पर उनका
वो अगर वो वाकईतन पाकिस्तान के लीडर हैं, मैं कहता हूं जी मान लें एक बात कि तहरीक इंसाफ गलत है, दूसरी चीज़ गलत है, और भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अपना तो कोई जवाब दें। अगर आप अपना कोई जवाब नहीं दे सकते तो दूसरे पर आप क्या तनकीद करते हैं? लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं पाकिस्तानी हैं, रोज़ाना वो निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इस मुल्क में इज़्ज़त से ज़िंदा रहना चाहते हैं और रियासती इदारों पर इत्मीनान भी करते हैं। आप क्यों उनके इत्मीनान को तोड़ते हैं? कभी आप एक के साथ, कभी आप दूसरे के साथ, कभी आप तीसरे के साथ। तो सारे जो लोग हैं वो अब ये देख चुके हैं कि आप यहाँ के इस मुल्क में क्या गेम क्या हो रही है। अगर आप ये समझते हैं, कोई भी ये समझता है कि जी उनको लोगों को नहीं पता इस बात का, तो गलत है। पता है लोगों को। आप जाएं गली मोहल्लों में, आप बात करें तो लोग आपको बताते हैं। आप पूछें किससे, आप देखें ये जो चीज़ें आ रही हैं कि अगर इमरान खान नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे, तो किसका नुकसान है? ये आप समझ रहे हैं कि बस वो हमारी मर्जी के बंदे इलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कोई भी ये समझ रहा है गलत है, कतई तौर पे गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये ज़रा देखते हैं आप आज सवाल और जवाब का क्या मामला है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा मेरे साथ ही रहिएगा, और इसलिए कि ये जनाब इस वक्त लोगों के सवाल जवाब जो हैं वो आ रहे हैं हमें, और अब देखना ये है कि लेकिन एक इस चीज़ पर जाने से पहले मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि इसी सारी सिचुएशन में ये जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, इसने कौम को बड़ा परेशान कर रखा है। और एक ऐसा एक आता है, एक जहन में ख्याल आता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और देखें हम कहाँ पर उलझे हुए हैं। ट्रंप को एक अमरीकी रियासत कोलोराडो ने ये कहा कि तुम सदारत के इलेक्शन के लिए अहल नहीं हो। तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अब उसमें जो बहुत सारे जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं या जिनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान सिस्टम से बाहर निकले, शुरू हो गए। वहाँ देखें जी अमेरिका में क्या हुआ, वो ट्रंप जो है जी उसको उन्होंने सज़ा सुना दी है पार्लियामेंट पर हमले में। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लाडले बने हुए हैं वो लोग जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको वो सिस्टम समझना चाहिए। वहाँ पर जो रियासतें हैं वो इतनी आज़ाद हैं कि उन्होंने एक ने फ़ैसला दिया, लेकिन उसी की अपनी सुप्रीम कोर्ट है जिसमें इन चीज़ों को अपील हो सकती है। और अगर फाइनलिटी स्टेट में आ गई हो तो फिर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है जिसमें जाएगा, फ़ैसला होगा, और वो कौम फ़ैसले मानती भी है उसमें। तो वो अब वहाँ पर उनका फ़ैसला होगा। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पूरी कौम ने देखा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह से हमला किया गया, वहाँ पर सजाद अली शाह साहब को किस तरह से निकाला गया, और जिन्होंने निकाला वो बाद में भी बने वज़ीर आज़म और अब फिर वज़ीर आज़म बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं। शरीफ ख़ानदान ने हमला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, तो क्या किसी ने इनको सज़ा भी दी? कोई नाम भी इनका आया कहीं? और वो टेलीफोन कॉलें जो शहबाज शरीफ ने की, अगर मैं वो सुनवा दूँ आपको, और वो एहतसाबुर रहमान जो था जिसने की कॉलें, जस्टिस कयूम को की कॉलें, और ये कहा कि पाजी कंदे ने इसको इतनी सज़ा सुनाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ अपने गिरेबानों में आज वो जो लोग हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते थे, वो शरीफ ख़ानदान को, शरीफों को पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो यानी भुट्टो के जो खून से हाथ रंगे हुए हैं, जिन ताकतों ने भुट्टो को फांसी दी, ये उनकी पैदावार हैं। जनरल जिलानी कौन थे मुझे बताइए? कौन? ये पंजाब में कैसे आया नवाज शरीफ? और फिर जो लिफाफे चले, जो छांगा मांगा हुआ, वो किसने किया? सहाफत में जो पैसा और जो बेईमानी और करप्शन, और अपने अभी भी लाहौर में दफातर हैं, रात को लोग बैठते हैं, इधर बैठते हैं, अब तो वीलॉग्स आते हैं। मैं मतलब क्या बयान करूं मैं आपको, हमें नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें क्वाइन करने से पहले ये लोग सोचते नहीं हैं। मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं ये लोग सोचते। बहरहाल जी, अब ये इसमें अरशद साहब बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शुजा हसन हुसैन कह रहे हैं कि आई लव यू जी।
फ़कीर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल मजीद साहब जी वालेकुम अस्सलाम, अतिया नूर साहब बहुत मेहरबानी जी आपके तारीफ़ी। सलीम मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मकबूजा पाकिस्तान को आज़ादी दे। अब देखिए ये एक्सट्रीम सोच है, हम मकबूजा नहीं हैं, आज़ाद हैं, लेकिन हमारे अंदर के इख्तलाफात ने हमारी आज़ादियों को किसी हद तक कंप्रोमाइज़ कर दिया है। तो हमें कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उसको बेहतर करना है। अब रात इन्होंने कल यहाँ पर इस्लामाबाद में वो जो बलूचिस्तान से आए हुए थे लोग, उन पर जो कुछ किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो आपको पता है ना बहुत वहाँ पे ड्रामे होते हैं, बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर वो अब ख़वातीन को रिहा कर दिया। अब जी गुफ्तगू हो रही है जी, F9 पार्क दे दिया गया जी मुजाहिरीन को, और बीच में एक लाइन चल रही है, मकामी नकाब पोश अफराद ने पथराव किया। खुदा का खौफ करें यार, कौन आपकी इन बातों पे यकीन करता है? मकामी नकाब पोश अफराद ने पथराव किया, कहाँ से आ गए नकाब पोश? आपने हर तरफ से सड़कें ब्लॉक की हुई। मैं तो निकल के घर इसलिए जल्दी चला गया कि पता नहीं पहुँच सकूँगा कि नहीं। हर तरफ से सड़क ब्लॉक, किसी बंदे को जाने नहीं दे रहा है। पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, वर्दियों वाले भी हैं और सादा लिबास में लोग भी हैं, और वो जी नकाब पोश चंद अफराद ने पथराव किया, तो फिर ये सारा वाक़या वो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप जिम्मेदार हैं, आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। ताकत के नशे में जो कुछ आप कर रहे हैं उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, रियासत को हो रहा है। मत करें, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आप इनसे बात करें, छोटी छोटी खफगियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। और क्यों दुश्मन आप मौका देते हैं दुश्मन को कि वो इनको अपने साथ में लाने की कोशिश करे? नहीं मिलेंगे ये दुश्मन के साथ, फिर भी मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। सर्टिफिकेट बांधना बंद करें, आप सब मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। अच्छा जनाब, फिर ये अब आगे आ जाते हैं अमजद राजपूत साहब। कुछ कहन नू जीपिया करदा है, कुछ कहन तो वीपिया डरदा है। बड़ी ज़बरदस्त नज़म है ये उस्ताद दामन की। इधर हमारे पास ये शाह जी, अगर मुझे वो उस्ताद दानिश की किताब दे देना, क्या खूबसूरत अमजद साहब ने। मैं ये आपको नज़म पढ़ के सुनाता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त है। अच्छा जी, फिर एम अरशद साहब, जावेद गनी साहब को मेरा सलाम जी, बजी उनको पहुंचाएंगे। वो आएंगे 11-12 बजे, हमने हॉरोस्कोप पे करना है प्रोग्राम, इंशाल्लाह आज आपको मिलेगा, लेकिन अभी इस वक्त उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं। जनाब ये मैं पढ़ लूँ, ये कुबरा वसीम, कोई नहीं जी आप अकेले ही काफ़ी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, अकेला नहीं कुछ कर सकता, हम सबको मिलकर ही करेंगे काम तो होगी, फतह होगी। और हर एक का अपना रोल है। प्रोफेसर गनी साहब जो रंग भरते हैं, फ़खर रहमान साहब भी हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं। हर आदमी की, हर घर में, हर फ़र्द की एक अपनी हैसियत होती है और हमें उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अकेला वो कहते हैं ना, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत, वो देखें ये अकेला कुछ नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आई एम मच थैंकफुल। अच्छा जी, सलामत खान साहब, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। एम अरशद साहब कह रहे हैं सर मैं सऊदी अरब में हूँ, परेशान हूँ, अभी तक जवाब नहीं आया 4 माह से। बस प्रोफेसर साहब आते हैं तो सर पूछते हैं उनसे। फ़कीर हुसैन साहब हैं, पाकिस्तानी कौम अपना गुस्सा वोट पर निकालना चाहती है, अगर उन्होंने वोट का हक छीन लिया तो क्या बनेगा मेरे मुल्क का? खुदा का वास्ता इन लोगों को समझाओ, ताकतवर लोगों को समझाओ। मसूद न्याजी साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी। अच्छा जी, ये साइम यूनस, नाइस सर। महविश खान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। ये साजिद हुसैन फिर हैं। फ़रा हक, सलाम टीम। एम्बर, गुड मॉर्निंग समी साहब, स्टे ब्लेस्ड। आपको भी जी बहुत बहुत सलाम। अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम। इरफानुल हक साहब, गुड मॉर्निंग जी आपको भी। और सुहेल खान साहब, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। बड़ी अच्छी लाइन है वाकई, जहाँ पर जुल्म हो रहा हो कैसे अमन होगा, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पर अमन कायम करें। ज़बरदस्त आपने ये लाइन लिखी है। फिर जनाब ये हमीद खान साहब हैं, वो कह रहे हैं PTI जिंदाबाद। अच्छा, बहुत जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हमें चीज़ें आती हैं वो प्रो PTI बहुत ज़्यादा आती हैं। उनैज़ा आरिफ साहब, उनैज़ा आरिफ साहिबा गालबन, आकिब हुसैन, फिर जनाब ये मथन कुमार हमारे ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। ज़ुबैर ख़ान साहब, वालेकुम अस्सलाम जी।
कमर शहजाद, बिल्कुल जी, थैंक यू। शाहिद रियाज साहब, और बड़ी नेक तमन्नाएँ उनकी, अल्लाह उनको खुश रखे जी। फिर ये इफ़्फ़त हैं लोग, फिर ये क्यूटी पाई जी, रिजवान शाहिद साहब जी, और कैसर फरहद साहब। बड़े सख्त अल्फाज भी, अब मैं वो इसलिए नहीं यहाँ पे दोहरा रहा कि वो बड़े सख्त अल्फाज हैं उन लोगों के बारे में जो हमारे इस निज़ाम को जो काइंड ऑफ जैसे आप वो हॉस्टेज बना के रखते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा जी। फिर ये यूसी, उन्होंने भी ये लिखा है, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये है चाहता खान, गुड वर्क, उज़मा रियाज, ज़ुबैर खान, आमिर नकवी, ज़रगून आलम, कासिम शाह, और मार्बल रन रेस ASMR, वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा भरपूर एक मतलब एक लोग हैं। MK, खालिद हमीद, खालिद, सलमान सदीकी ने पूछा नफ्स क्या है, साहिल अदीम। ये मुख्तलिफ़ बातें जो है ना लिख के भेज रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत सारी बातों को देख के हंसी आ जाती है। ज़ाहिर है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डेकोरम वो बरकरार जो है ना वो रखना पड़ता है। लुकमान ख़ान हैं जी, उमर फ़ारूक हैं जी, मोहम्मद आमिर हैं, फ़रहान अहमद वीलॉग, और सज्जाद अशरफ, अबू अली 8, और बाबा जानी, अजलान बाबा, समद खान, मलिक मुस्तफ़ा बरियाल, ये जनाब हैं लियाकत अली, तो मुजीबुर रहमान साहब। ये बड़े ज़बरदस्त इनके सारे वो ख़यालात हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक जो इशू है हमारा, उस पर थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेते हैं। और ये बड़ी अच्छी एक हैंडलिंग है जिसकी मेरा दिल चाह के हम जो एक चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ़ दें हैं उन पर तो बात करते हैं कि एक तो पाकिस्तान ने कहा कि जो TTP है उसके साथ हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और एक बड़े स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इसके साथ ये ख़बरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको दावत दी है अफ़गानिस्तान में हुकूमत ने, और वहाँ पर वो जा रहे हैं। अब ये बहुत, यानी इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंगेज भी किया हुआ है लेकिन बराह रास्त उनसे गुफ्तगू भी नहीं की जा रही। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और इसको हमें समझना चाहिए, मीडिया को भी हमें समझना चाहिए इसको। जिस तरह इंडिया के साथ जो बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही थी वो चलती रही, और कई दफ़ा एग्रीमेंट भी नज़दीक भी हम पहुँचे। वो तो क्योंकि इंडिया की एक हठधर्मी, इंडिया किसी मामले पर भी कोई दयानतदारी से बात नहीं करना चाहता। ख़ास तौर पर मैं कश्मीर इशू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो जुल्म सितम है उसको छुपाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ एक अभी एक चीज़ को करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसको छुपाया जाता है। तो वहाँ पर वो उन चीज़ों की वजह से बहुत लचक दिखाई। परवेज़ मुशर्रफ ने भी, हमारे जो सियासतदान हैं वो भी, नवाज शरीफ साहब तो बहुत ही इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा चाहते हैं, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। इसमें ब्लेम आ जाता है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर, कहते हैं जी वो पीछे से वो आके तो मसलन जी इधर वाजपेयी साहब आए तो फिर कारगिल हो गया। बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम उनके बारे में राय बना लेते हैं लेकिन उसकी हमें उनकी तफसीलात का नहीं पता होता, फैक्ट्स का नहीं पता होता, लेकिन हम अपनी राय बना लेते हैं। दैट इज़ विच इज़ नॉट गुड। तो जब जैसे कोई डॉक्टर है, अगर आप उसको पूरी मर्ज़ की अलामात और उसको आप पूरा नहीं बताएंगे तो उसकी तशख़ीस ठीक नहीं हो सकती। वो आपको जो कुछ भी करेगा उसका शायद वो आपका बेहतर इलाज ना कर सके। तो बिफोर यू मेक योर ओपिनियन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फैक्ट्स हों सारे। जो कश्मीर में हो रहा है, जिस तरीके से वायलेशन, जैसे पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने सब कुछ किया, अपने लोगों पर पाबंदियां लगाई, जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगाई। कश्मीर के अंदर अगर यहाँ से मॉरल सपोर्ट जा रही थी तो इसलिए उसको रोका कि भाई चलें मौका दे के देख लेते हैं अगर भारत इसको को हल कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि वो बैरूनी दबाव से हुआ, कुछ लोग इसकी और तौजीहात देते हैं, लेकिन चले मान लें ये आर्गूमेंट भी। तो मुझे बताएं भारत ने उसका क्या जिया? वो जो वहाँ पर
लोगों को जिस तरीके से मारा पीटा और जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, क्या ये मसले का हल है? क्या ताकत के ज़रिए आप दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। जो उधर हो रहा है गाज़ा में, क्या आप उसको इस तरह बॉम्बिंग करके आप किसी की व्हील तोड़ सकते हैं? नहीं। हमारे यहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार करके आप ले गए, वो जी इंटरव्यू ले लिए, गन पॉइंट पे सारा कुछ हो गया, लेकिन वो जब आते हैं तो फिर वो जहाँ पर हैं वहीं पर वो जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब्र से और सख्ती से मामला हल होने वाला नहीं है। आप डायलॉग कर सकते हैं, आप प्रोसेस को चलने दें। अगर कुछ सियासी जमात सिस्टम से निकलेगी, कुछ सियासतदान निकलेगा, तो वो इसी सूरत में कि आप उसको अपना टेन्योर पूरा करने दें और उसकी परफॉर्मेंस लोग जज करें, और फिर अगर वो उनके तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा तो वो खुद ब खुद आउट हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली वे। बहरहाल आज का दिन, इसमें एक और बड़ी अहमियत है कि ये इसमें हेडलाइन भी मैं आपको ये बल्ला जो है उस पर यह कहा जा रहा है कि अब ये कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि वो पेशावर हाई कोर्ट ने, तो आज वो फैसला कर सकते हैं। फैसला उन्होंने करना है आज। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला होगा, बल्ले का निशान मिलता है या नहीं, और बल्ले का निशान अगर नहीं मिला या पीटीआई चेयरमैन जिस तरीके से बाहर कर दिए गए हैं, वो इस जो इंतखाबात पर एक बड़ा निशान है और कोई इसको नहीं मानेगा। कोई ना पाकिस्तान में मानेगा ना पाकिस्तान से बाहर मानेगा। और अगर कोई ये समझता है कि वो मनवा लेगा, तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत शॉर्ट लिव्ड है ये। बिल्कुल स्टॉक मार्केट देखें रिएक्ट जैसे कर रही है वो, हालांकि वो ग्लोबल कसिनो है और उसमें वो आपकी इकॉनमी की रिफ्लेक्टिव नहीं है। लोग पैसे बनाते हैं उसमें शेयर्स में डाल के, आम आदमी को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो एक सो कॉल्ड एक आइकॉन है और एक बेंचमार्क है किसी इकॉनमी को दिखाने का, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये वो भी इस वक्त रो रहा है, वो भी नीचे जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि समथिंग नीड्स टू बी डन और सैनिटी मस्ट प्रिवेल। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आप उनको आप इलेक्शन लड़ने का मौका दें। ये आवाम का हक है, आप आवाम को दे दें। इसमें कोई बड़ी चीज़ें ठीक करने की या कोई मज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। आप बस पाबंदी हटा दें सबसे, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौका है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करे। अभी तक तो काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो ही कम अज़ कम मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। वो एज ए पाकिस्तानी जो मेरी तवक्कुआत हैं अपनी अदालत से, जो मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि वो रिलीफ देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखें आप, मैं जिक्र करूँगा मीडिया हाउसेस का। इसमें जो बोल के साथ हो रहा है, आप देखें कि उसको किस तरीके से वो एक नई मैनेजमेंट आई है वहाँ पर, और फिर आके उन्होंने ना जो पिछले ड्यूज़ हैं जो पहले मुलाजमीन थे ना उनको दिए, ना अभी रोज़ाना की बुनियाद पर निकाल रहे हैं। ये हमने बोल अफेक्टिव्स का ग्रुप बनाया, आज उसकी मीटिंग भी है। तकरीबन 300-350 लोग इन्होंने निकाल दिए हैं पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, और मज़ीद निकाल रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दे रहे। और चिश्ती ब्रदर्स हैं, मुझे तो ये क्रिस्टी ब्रदर्स लगते हैं, चिश्ती ब्रदर कम लगते हैं। और ये अब इन्होंने 350 अरब रुपए की ऑलमोस्ट मुबैना तौर पर इन्हें सब्सिडी, कराची इलेक्ट्रिक। आप देखें ना, ये एक पाक एशिया, ये एशिया पाक इन्वेस्टमेंट फोरम है, लोगों से पैसे लेते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। एक इनके जो फैमिली के साहब हैं वो लंदन में बीमार हैं, बीमार नहीं है सॉरी, वो सज़ा भुगत रहे हैं। अब किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं ये आप ज़रा खुद तहकीक करें, मैं नहीं बताता। अच्छा, अब ऐसे लोगों को आप सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दे देते हैं चैनल्स के लिए? ये पैसे इनके कहाँ से आए? इनके पास वो थर जो है एक वो माइन या वो जो थर कोल 2, उसमें भी इनके शेयर्स हैं। डेवो इनकी कंपनी है। इतने अमीर लोग हैं ये, और इतना यानी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें ये लोगों को डील करते हैं। मैं तो बहुत इस पर रिस्ट्रेन शो किया है, आप यकीन करें। हमने इनको मौका दिया है, पेमरा में हमने एक एप्लीकेशन दे दी है कि इनके नाम लाइसेंस जो है वो ना आप ट्रांसफ़र करें, इसलिए कि ये तो लोगों को तनख्वाहें नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। लेकिन ये क्लेम ये करते हैं कि हमें जी सपोर्ट हासिल है, और ये क्लेम करते हैं जी कि कहते हैं कि हमें तो ये चैनल दिया गया है जी। अब मैं एक बना रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको पूरा एक कहाँ से ये आगाज़ हुआ, क्योंकि अब इनफ इज़ इनफ। मैं बहुत हम सब्र कर चुके, ये मुल्क हमारा है,
और जिन लोगों ने वहाँ पे काम किया है ये उनकी मेहनत के पैसे हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो डरा धमका के ये, अब ये इतना, इसको मैं आपको बताऊं, इसकी ऐसी डिटेल्स हैं, स्टार्टलिंग इसकी रेवलेशंस हैं, आप हैरान हो जाएंगे अपने घरों में बैठे के वतन अजीज में ऐसे हो रहा है। कौन आएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने, कौन कारोबार करेगा, मुझे ये बताइए। अगर मैं कारोबार खड़ा करता हूं और मुझे ये पता ही नहीं है कि ये कारोबार मेरे पास रहेगा और अगर ये बिकेगा तो क्या इसके पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसमें जो काम करने वाले हैं उनकी उजरत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी जी, कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट, मुझे आप बताएं। ये एक टेस्ट केस के तौर पर यह सामने आएगा कि अगर वो एंटिटी जो मीडिया है, अगर उसके साथ ये हो रहा है, मीडिया वर्कर्स के साथ ये हो रहा है, तो वो लोग जो बेचारे पैसे लेके आते हैं उनके साथ क्या होगा। और ये मैंने बहुत लोगों का तकब्बर देखा इस सारे सफ़र में। मैंने देखा है कि लोग किस तरह दूसरे को, मतलब हम तो मीडिया के लोग हैं, हमारे पास सवाए बात करने के या कोई कॉलम लिखने के कुछ भी नहीं है। आप लोगों तक पहुंचाते हैं, सच पहुंचाते हैं, आपकी जो मोहब्बत मिलती है, आपसे जो ताकत मिलती है, वो हमें हिम्मत देती है कि हम खड़े रहें। तो इंशाल्लाह ये, मैं तो वैसे भी जो कोरोना में जो सेहत याब हुआ था आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हुआ था, तो इंशाल्लाह ये तो मैं बिल्कुल इस पे हम फैक्ट्स वी आर ट्राइंग टू गेट, और आप परेशान हो जाएंगे जब आपको हम तफसीलात बताएंगे सारी। और ये पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में जो कुछ हुआ, एक एक चीज़ मैं सामने रखूंगा। और ये इसलिए कि ये जो चिश्ती ब्रदर्स हैं, इन्होंने जो कुछ किया हमारे साथ आके, अब वक्त आ गया कि कि हम इसे नकाब हटा दें। हटाएंगे हम, हमारी मेहनत की कमाई है सर जी, हम इसको जाने नहीं देंगे, ये कोई हजम नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊं। और जो हो रहा है वहां पर, वो सुमैया रिजवान ने जो बताया, जो खवातीन एंकर्स का वहां पर जो मामला है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो लोग हैं वो बरतानिया में कौन से जराइम में सजाएं भुगत रहे हैं, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि ये है क्या। बहरहाल आज आपने मुझे अकेले को बर्दाश्त किया, और ये जाने से पहले फिर मैं कुछ और नाम, ये हनीफ शेख बहरीन एडिट्स, ताहिरा शहजाद, उसामा इंजाइब, और जनाब ये अनिल शर्मा, देयर वाज नेवर लेवल प्लेइंग फील्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक कह रहे हैं आप, मानता हूँ इसको हमें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, इंडिया में जो हो रहा है, जो मिनॉरिटीज़ के साथ हुआ है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पे मुखालिफिन को जो बूदी कर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, मुझे बताइए। आप इवन अमेरिका में देख लें, जो वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, रेशियल प्रोफाइलिंग, मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? यूरोप में जो कुछ हुआ, क्या वो सही है? कहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड, मुझे बताएं ना। मैं अभी आपको बरतानिया का बताता हूँ कि वहाँ पर वो जो खातून थी, क्या उन्होंने किया, इमिग्रेशन की वज़ीर ने, कैसे उन्होंने, तो दुनिया में ये एक जंग जारी है इंसाफ के लिए, कहीं ज़्यादा है बेइंसाफ़ी, कहीं कम है। तो हमारा मीडिया में कोशिश इंतशार फैलाना नहीं है, लोगों के जज्बात को भड़काना नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ है उसका एनालिसिस करना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और इसका तदारक कैसे हो सकता है। अब जिसको हम आईना दिखाते हैं तो उसको अपना बिगड़ा हुआ चेहरा नज़र आता है तो वो उसका गुस्सा हम पे उतारता है। वी डोंट प्रमोट वायलेंस, नो, नॉट एट ऑल। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो वाक़या हुआ उसके पीछे क्या था, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्यों ये हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। और प्रोफेसर साहब प्लैनेट्स के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। फ़खर रहमान साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो हम आइंदा से शुरू करेंगे, मुख्तलिफ लोग भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह, कुछ म्यूज़िक भी इसमें शामिल करेंगे। इतनी देर तो खूबसूरत तरीन अदाकारा भी बात करे तो लोग उसे नहीं देख सकते, तो मेरा तो चेहरा ही ऐसा है और उम्र भी हमारी ऐसी है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप बर्दाश्त करते हैं, शायद इसलिए कि आपके और हमारे बीच एक रिश्ता है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक मोहब्बत का रिश्ता है, पाकिस्तानियत का रिश्ता है, मुसलमान होने का रिश्ता है, तो उसकी वजह से आप हमें बर्दाश्त करते हैं। और मेन स्ट्रीम से इन्होंने हमें निकाल दिया, तो ये जो सोशल मीडिया है, ये मैंने जब आया और देखा, मैं सलाम पेश करता हूँ यूट्यूबर्स को।
उन्हें कोई एक्नॉलेज नहीं करता, उन्हें कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हैं। और ये बात भी मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ एक्सेसेस भी हैं, गलतियाँ भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग भी अपने आप को करेक्ट करेंगे और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और जनाब ये कारी मोहम्मद यूसुफ बिनते शब्बीर ऑफिशियल और अब्दुल्ला अब्बास, ये सब लोग, अभी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो इंशाल्लाह हॉरोस्कोप भी आएगा आपके पास आज, और इंशाल्लाह फिर मंडे से भी मुलाकात होगी। और वैसे भी वीकेंड में भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि आपसे रब्ता रहे, और हो सकता है कि कोई प्रोग्राम प्लान कर लें जिसमें सिर्फ आपकी फ़ोन कॉल्स, आपको मौका दें कि आप बताएं इश्यूज़ कैसे हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अब हमें इजाज़त दीजिए, मैं भी जाके देखता हूँ, आज तो कोई नहीं है, तो पराठे शराठे तो है नहीं है, बस डबल रोटी सूखी होगी और ये चाय का कप है जो अभी ठंडी हो गई, मैं पी नहीं सका। लेकिन इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात जी फिर, अल्लाह ने के बाद।